नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के आगे कमजोर पड़ी मोदी सरकार की, एसआईआर पर तेज हुए घमासान की। देखेंगे राहुल गांधी ने कैसे मोदी और नीतीश सरकार पर एक साथ किया वार, उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए क्या सवाल। जानेंगे राष्ट्रपति के सवाल पर सीजेआई के बड़े फैसलों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बीच मजबूत होते भारत और रूस संबंधों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आप विधायक अनमोल गगनमान ने अपना वापस लिया इस्तीफा। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार को दिया था इस्तीफा, राजनीति से भी किया था संन्यास का ऐलान। बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा ईडी के आरोपों में कोई दम नहीं, जो भी अडानी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही होगा हश्र। यूपी पुलिस का आदेश, कांवड़ यात्रा के दौरान बेसबॉल, त्रिशूल, हॉकी स्टिक पर लगाई रोक। कांवड़ियों की तरफ से मारपीट तोड़फोड़ की खबरों के बीच लिया गया फैसला। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोली राजनीति में पैसों के लिए आते हैं 99% लोग। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनडीए सहित इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के तमाम नेता शामिल हुए। बैठक में जहां सरकार ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने भी अपने रुख से साफ कर दिया कि उसने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या कुछ हुआ इस सर्वदलीय बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 1.5 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। उन्होंने कहा, हमने सदन चलाने में विपक्ष से सहयोग मांगा है। विपक्ष की मांग थी पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के वक्त पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहे। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग भी कर रहा है। इस पर रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी सदन में मौजूद रहेंगे, लेकिन वो बयान देंगे या नहीं, इस पर उन्होंने चुप्पी ही साधे रखी। यानी विपक्ष के दबाव में सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे, ये मंशा भी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही रिजिजू ने ये भी साफ कर दिया कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इसी सत्र में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के समर्थन में 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं। रिजिजू ने यह भी बताया कि 17 बिल तैयार हैं, जो मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने साफ किया कि इस सत्र में विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला, सीमाओं पर जारी संघर्ष, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम के दावे और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। गोगोई ने प्रधानमंत्री पर देश को इन अहम मुद्दों पर जानकारी देने की नैतिक जिम्मेदारी होने की बात पर जोर दिया। बैठक में जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ एनडीए और विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान विपक्ष के रुख से ये साफ हो गया कि विपक्ष कई अहम मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित करने का काम किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि ये काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो, लेकिन विपक्ष के तेवर देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। अब सदन में मानसून सत्र के पहले दिन जब एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने होंगे, तो कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। संसद सत्र में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिख रही है। विपक्ष के सवाल पीएम से हैं, लेकिन पीएम तो संसद सत्र के शुरू होते ही विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। वैसे सवाल तो चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में चल रहे वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण अभियान पर भी उठ रहे हैं। संसद सत्र की तरह ही 21 जुलाई को बिहार विधानमंडल का भी मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और महागठबंधन के तेवरों से साफ है कि इस बार नीतीश कुमार बेहद मुश्किल में घिरे हुए हैं, खासतौर पर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। यानी विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया बीजेपी के इशारों पर लोगों के वोट काटने की साजिश है। इसे लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा, और अब बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में भी ये मुद्दा गरमाने वाला है। 21 जुलाई से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, जिसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। सदन में एक तरफ विपक्ष एनडीए सरकार से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाएगा, कटघरे में चुनाव आयोग भी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते अपराध का मुद्दा भी उठाया जाएगा। बीते कुछ दिनों में ही बिहार में एक के बाद एक कई लोगों की जान लेने का मामला सामने आया।
चंदन मिश्रा, गोपाल खेमका जैसे बड़े शख्सियतों की बदमाशों ने जान ले ली और एडीजी किसानों को दोषी ठहरा रहे हैं। महागठबंधन प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। आरजेडी ने सत्ता पक्ष के जंगल राज के तंज के जवाब में उनके राज में बढ़ते अपराध को नया नाम भी दे दिया है, जो है महाराक्षस राज। ये तय है कि विधानमंडल का ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। वहीं इससे पहले एसआईआर के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने बीते दिन भी विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और अब 35 विपक्षी नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के आधारहीन और अपमानित किया जा रहा है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि पूरा विपक्ष मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेगा जब तक ये पारदर्शी और समावेशी ना हो जाए। विपक्ष के तेवरों ने एनडीए सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए की सरकार मुसीबत में है। बिहार में इसी साल चुनाव भी हैं, जिसके चलते विपक्ष नीतीश पर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। बिहार सरकार की पोल खोल रहा है और राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर नीतीश सरकार को आईना दिखा दिया है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट में। बिहार में रोजगार का मुद्दा लगातार उठता रहा है। सरकार पर भी इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और अब इस क्रम में कांग्रेस ने बिहार में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिस पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महारोजगार मेला में उमड़ा ये जन सैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं, एक संदेश है कि बिहार का युवा अब भाषणों पर नहीं, रोजगार से अपना भविष्य चाहता है। बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को जिस तरह बेरोजगारी की आग में झोंका, वहां से लाखों युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। बिहार के युवा कर्मठ हैं, काबिल हैं, होनहार हैं। उनकी जरूरत बस स्थानीय और सम्माननीय रोजगार है। राहुल ने आगे कहा कि अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान लेकर आया है। हमारा फोकस साफ है, हुनर को हक, हर युवा को रोजगार, रुके पलायन, साथ रहे परिवार। इसी रास्ते बनेगा एक समृद्ध बिहार। बता दें कि पटना में बीते दिन कांग्रेस ने महारोजगार मेला लगाया था। इस मेले में बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ नजर आई। इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली में भी इसी तरह के एक मेले का आयोजन किया था और अब बिहार में हुए इस आयोजन से कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है, लेकिन इससे बीजेपी समेत पूरे एनडीए की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में इस बार रोजगार बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, तो देश की सुरक्षा का मामला भी चर्चाओं में बना हुआ है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी संभावनाओं पर भी ब्रेक लगा दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। तो क्या कहा है उद्धव ने, देखिए रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही विपक्ष के सवालों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। इसी कड़ी में अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। यही नहीं, सरकार अब अपनों के भी निशाने पर आ गई है, क्योंकि उद्धव के अलावा बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल किया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान जब सेना ने साहस दिखाया तो फिर सरकार ने उनके कदम क्यों रोके? क्या सरकार किसी दबाव में थी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में छिड़े संघर्ष को लेकर मोदी सरकार पर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी सेना के इस ऑपरेशन का क्रेडिट ले रही है, उस पर भी विपक्ष हमलावर है। और अब सामना को इंटरव्यू देते हुए उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि सेना की बहादुरी का श्रेय किसी भी सरकार को नहीं जाना चाहिए। उद्धव का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान में सीजफायर कराने का अपना दावा दोहराया था और साथ ही ये भी कहा कि इस संघर्ष में 5 जेट गिरे थे, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सवाल उठाए ही थे। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा था कि मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। विपक्ष तो हमलावर है ही और अब बीजेपी के ही नेता ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया। पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तंज कसते हुए लिखा कि ट्रंप के इस बयान का जवाब दीजिए मोदी जी, अब की बार किसकी सरकार? साफ है, इस मुद्दे पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। उद्धव हो या सुब्रमण्यम स्वामी, सभी के निशाने पर पीएम मोदी और उनकी नीतियां हैं। सरकार सवालों में है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से उनके अधिकारों को लेकर कानूनी रुख साफ करने को कहा गया था। राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए 14 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिस पर अब सीजेआई ने बड़ा फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट।
भारत में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव का लंबा इतिहास रहा है। आजादी के बाद से ही उन राज्यों में जहां केंद्र की सत्ता पर काबिज दल के विरोधी दल या गठबंधन की सरकार है, वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दिए हैं। और इन मतभेदों का सबसे बड़ा असर राज्य सरकार के कामकाज पर ही पड़ता है, क्योंकि विधानसभा से पास होने वाले बिलों को राज्यपाल ना तो मंजूरी देते हैं और ना ही उसे खारिज कर वापस भेजते हैं। सालों तक बिल राजभवन में ही पड़े रहते हैं। ऐसा ही टकराव तमिलनाडु में चल रहा था। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। राज्यपाल को विधेयकों पर 1 महीने में फैसला लेना होगा। अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी इस पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का ही समय होगा। इससे ज्यादा दिन होने पर उन्हें उचित कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये समय सीमा तय की, जिस पर बहस छिड़ गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे सके। और इसी फैसले को लेकर 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ही 14 सवाल पूछ लिए। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था। और अब सीजेआई बीआर गवई ने राष्ट्रपति की डिमांड पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। 22 जुलाई को सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिंह और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। कोर्ट के फैसले से क्या ये विवाद थमेगा या और बढ़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ राष्ट्रपति की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई करेगी और उन्हें अपनी राय देगी। राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब जल्दी ही मिल जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री जो काम करते हुए दिखाई दिए हैं, क्या उन पर सरकार एक्शन ले पाएगी? तो क्या करते हुए पकड़े गए मंत्री जी, जिस पर उन्हें देना पड़ रही है अब सफाई? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने एक वीडियो शेयर कर कोकाटे पर विधानसभा में मोबाइल पर रमी खेलने का गंभीर आरोप लगाया है। इस वीडियो के सामने आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। रोहित पवार ने एक्स पर लिखा कि आओ महाराज जंगली रमी खेलो। राज्य में हर दिन 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं और कृषि मंत्री रमी खेलने में व्यस्त हैं। सत्ता में बैठा ये दल बीजेपी से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कृषि संबंधी अनगिनत लंबित मुद्दों के बावजूद कृषि मंत्री के पास रमी खेलने का समय है। महाराज कृषि पर कब आएंगे? क्या ये मंत्री और सरकार जो अपनी राह से भटक गए हैं, फसल बीमा, कर्ज माफी और नजरिया बदलने की मांग कर रहे किसानों की पुकार सुनेंगे? वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से आने वाले कृषि राज्य मंत्री कोकाटे ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो उस वक्त का है जब सदन स्थगित हो गया था और किसी ने उनके मोबाइल में ये गेम लोड किया होगा जिसे वो स्किप कर रहे थे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कोकाटे विवादों से घिरे हैं। फिलहाल रोहित पवार की तरफ से शेयर किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की। भारत रूस की दोस्ती सालों पुरानी है। रूस ने ज्यादातर मोर्चों पर भारत का साथ दिया है और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी कंपनियों के साथ भारत की कंपनी पर भी यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। तो क्या है पुतिन के इस भारत दौरे का एजेंडा? इसका जियोपॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा असर? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत और रूस की दोस्ती ने चीन पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी देशों को हैरत में डाल दिया है। चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो या फिर कारगिल वॉर या आज की तारीख में भारत पाकिस्तान का हालिया संघर्ष, रूस ने भारत का हर मोर्चे पर साथ दिया। हालांकि कई बार भारत पर रूस को लेकर दबाव बनाया गया, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहे और अब इन्हें और बेहतर बनाने की दिशा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल इस साल के अंत में भारत इंडिया रूस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसमें शिरकत करने के लिए पुतिन दिल्ली आएंगे। इस दौरान रक्षा सहयोग, ऊर्जा संबंध, परमाणु ऊर्जा में साझेदारी, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग और हाईटेक सेक्टर में साथ काम करने जैसे कई मुद्दों पर बातचीत के आसार हैं। 2021 के बाद पुतिन का ये पहला दौरा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पुतिन ने विदेश यात्राएं कम कर दी हैं, लेकिन उनका ये भारत दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ही नहीं उसके सहयोगी देशों पर भी पश्चिमी देशों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा, जिनमें भारत भी शामिल है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें भारत की एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी भी शामिल है। ऐसे में पुतिन के इस दौरे से पश्चिमी देशों को मिर्ची लग सकती है। पुतिन का ये दौरा उनकी चिंता को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि रूस के साथ दोस्ती की कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। भारत पश्चिमी देशों का सीधा टारगेट बन सकता है। बहरहाल पुतिन के इस दौरे पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।